अस्सलाम वालेकुम ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ईरान का और पाकिस्तान का जो मामला है, वो अब वर्ल्ड स्टेज पे भी उसको फ़ील किया जा रहा है कि ये ख़तरनाक सिचुएशन जो है वो हो सकती है। यूएन की तरफ से भी आपने स्टेटमेंट देखी होगी, फिर अमेरिका में भी कंसर्न का इज़हार किया गया है, फिर इसके अलावा हम रीजनल जो एक्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी देख रहे हैं। चाइना ने भी कहा है कि रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया जाए। हर हर शख़्स जो है, वो यही सोच रहा है कि ये कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये एस्केलेट ना कर दे, क्योंकि इसका अगर एस्केलेट करना जो है, वो खित्ते के तमाम ममालिक के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब ये जो सूरत-हाल है, ये डेवलप कैसे हुई है? क्यों हुई है? इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और देखते हैं कि आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और इसको पहले से कैसे फ़ोरसी किया जा रहा था और अब आगे का जो लाए-अमल है, वो क्या होगा? इसका ज़रा तज्ज़िया करते हैं और चलते हैं पाकिस्तान और बात बात करेंगे सैमसन साइमन शरीफ साहब के साथ और जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका तज्ज़िया हुआ करता है। आज काफ़ी देर के बाद मैंने उनको ज़हमत दी है, आज उनसे बात करते हैं जी। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानियों। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू सी यू बैक। कैसे हैं सर आप, ठीक-ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, ये एक तो मुझे ये बताएँ कि ये जो सूरत-हाल हुई है सबसे पहले एक एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जब ये मामला हुआ है पाकिस्तान की तरफ जब उनके मिसाइल आए, पाकिस्तान में उन्होंने अटैक किया, फिर हमने सोचा उनको मौका दिया कि वो इस पे अपोलोजाइज़ कर लें, मतलब थोड़ा-सा रिट्रैक्ट कर लें, लेकिन नहीं किया, फिर पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया। अब ये जो हुआ है, इसके ऊपर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? फिर मैं उसके बैकग्राउंड की तरफ भी आऊँगा। फर्स्ट रिएक्शन। नहीं, फर्स्ट रिएक्शन पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पे या ईरान के अमल पे? ओवरऑल सिचुएशन पे। देखें जी, ईरान ने जो कुछ किया, वो बादस-क़यास नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को पता नहीं है। लेकिन जब से ईरान में इन्कलाब आया है, किसी न किसी तरीके के साथ इन्होंने पाकिस्तान में शोरिश को हवा दी है। एक ज़माने में खाना फ़रहंग ईरान जो था, वो बहुत मुलव्वस होता था इन एक्टिविटीज़ में। कराची में भी इन्होंने चीज़ों को बहुत हवा दी थी, लेकिन पाकिस्तान थ्रू आउट बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा करता रहा क्योंकि ईरान को हम नाम भी एक नहीं लेता था। अपना एक ब्रादर इस्लामी मुल्क समझते हैं। ईरान का जो रस्मुल ख़त है, हमने अडॉप्ट किया हुआ है उर्दू में, ठीक है? हमारा कौमी तराना फ़ारसी ज़ुबान में है, मासवा एक लफ्ज़ के और किसी ज़माने में ईरान, पाकिस्तान और तुर्की में कोई तफ़रीक नहीं होती थी। बेशक। लेकिन अभी आप देखें तो आप तुर्की जाएँ एज़ अ पाकिस्तानी तो आपसे बहुत मोहब्बत की जाती है, कादेश कहा जाता है। पाकिस्तानी जो ईरान से ट्रैवल करते हैं, हम बड़ी मुश्किलात में से गुज़रते हैं। ये सिमर जारी थी। कभी न कभी तो पाकिस्तान ने इसका जवाब देना था और पाकिस्तान ने फिर जवाब दे दिया क्योंकि तो आप समझते हैं कि ईरान ने फिर ज़्यादती की ईरान हमारे ने साथ? ज़्यादती की। ईरान में पावर सेंटर्स बहुत ज़्यादा आपको पता है। बहुत ज़्यादा, सबसे हाँ। ऊपर उनकी रूहानी कमांड है, फिर उनका रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का जिनको कोर है। पासदारान भी कहते हैं। बिल्कुल, उसके बाद उनकी रेगुलर आर्मी और फॉरेन ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो सबसे नीचे आते हैं। तो ये तो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने किया है और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कमान जो है वो फ़ौज के पास नहीं है, वो डायरेक्ट उनकी रूहानी रहबर के लीडरशिप है। पास। हुँ, बज़ाहिर उन्होंने ठीक। बदला लिया है जनरल सुलेमानी के मज़ार पे जो धमाका हुआ तेहरान में, हुँ, तेहरान इतनी दूर है और उन्होंने पाकिस्तान से इस एक साइड पे बदला लिया, लेकिन एक और इंडियन डेलीगेशन भी वहाँ पे उस वक़्त मौजूद थी और मैंने सबसे पहले ये खबर देखी इंडियन चैनल पे और इंडियन चैनल ये कह रहा था कि गुलबशन यादेव का बदला हुँ। ले लिया है ईरान ने, क्योंकि ये वही ग्रुप है जिसने गुलबशन यादेव को अगवा किया था। पकड़ दिस के इज़ दिया था। इंडिया वाले हुँ, ये स्पिन दे रहे थे और वो बड़े खुश थे। हुँ, एक कुछ ने तो ये भी कह दिया कि ये जो तेहरान में हुआ था ये 9/11 था ईरान का, मुंबई से उसको मिलाया गया था। तो इस तरह इंडिया ने भी इसको बहुत हवा दी और जैसा कि आपने देखा है कि इस वाक़ये में कुछ ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया, ईरान को कंडेम किया। हुँ। इंडिया ने सबसे पहले इंडिया इंडिया ने। अ, ईरान के साथ खड़ा है और ये हमें शुरू से पता है कि वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो दिस ठीक है। हैड टू हैपन ये कभी ये ना कभी तो ये मैं बड़ा मैं ईरान और इंडियन कनेक्शन पे आता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले तो एक चीज़ बताएँ
कि जब उन्होंने हमारे यहाँ मिसाइल या ड्रोन्स जो भी उन्होंने भेजे हैं और अटैक किया है, वेयर वाज़ आवर एयर डिफेंस सिस्टम जी? वो क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ? उन्होंने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया ईरानियन ड्रोन्स को और मिसाइल्स हमारा को? ये हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादातर इंडिया स्पेसिफिक है? इंडियन बॉर्डर की तरफ है। बहुत कम है जो अफ़गान बॉर्डर की तरफ है। हमारी इस किस्म की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स ईरान के बॉर्डर बॉर्डर के साथ नहीं है। तो ये इनके शॉर्ट रेंज सिस्टम होंगे जो कि इन्होंने लेकिन रेडार्स जो हैं, रेडार्स तो सारा कुछ देख रहे होते हैं ना, रेडार्स पे तो नज़र आ जाना चाहिए था। हाँ, आपको पता होगा एक दफ़ा हमारे तैयारों ने एक ईरानियन ड्रोन को गिरा भी लिया था गालिबन 2017 में। उसने भी इंट्रूजन की थी पाकिस्तान की एयर स्पेस की। तो ये कभी हो जाता है, कभी अब नहीं हो इसमें जाता। इसमें इसमें क्वेश्चन तो उठते हैं। बहरहाल एक चीज़ और भी मुझे साथ ही बता दें, फिर मैं आता हूँ इसके बैकग्राउंड पे भी, कि जिस दिन ये अटैक हुआ है उसी दिन, उससे पहले यूएस एम्बेसडर जो हैं, जिनको बड़ी मशहूर हैं वो दुनिया में, अपने उनके जो बैकग्राउंड उसकी वजह से, उनकी मुलाकात होती है एयर चीफ के साथ। अब ये यूएस एम्बेसडर का क्या काम है हमारे एयर चीफ को जाके मिलने का? आई विल नॉट कमेंट ऑन इट क्योंकि इसका मुझे ठीक है, इसको मैंने एनालाइज़ नहीं किया है। ठीक है, लेट्स पास ऑन। अच्छा, एक चीज़ मुझे दूसरी आप बताएँ कि ये जो एक आपने आर्टिकल लिखा था द डेविल्स ट्रायंगल, और जी। वो भी मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ। ये भी बताएँ, और दूसरा थोड़ा-सा ये मुझे बताएँ कि ये जो बैकग्राउंड पूरे का पूरा अब इसका है, इसको हमें थोड़ा-सा ज़रा कॉन्टेक्स्चुअलाइज़ करके बताएँ कि ये हुआ क्या है, और इसको आपने 2014 से आपने पहले से ही ये देखना शुरू कर दिया था कि ये होगा और इसी तरह होगा जिस तरह कि अब हो रहा है। ये ज़रा थोड़ा-सा समझा दें हमें। देखें जब सोवियत यूनियन टूटने के बाद ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो बहुत ज़्यादा हुई है। आपको पता पोलैंड तक भी नाटो पहुँच गया है, यूक्रेन में उनकी एक्टिव इंटरफेरेंस है, क्राइमिया पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया था। उस वक़्त मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया था डेविल्स ट्रायंगल का, और मैंने कहा था कि यूक्रेन, तुर्की, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये एक ख़त है, एक लाइन है। वहाँ से नीचे आए तो मिडल ईस्ट, लीबिया, इजिप्ट तक दूसरा खाता है, और इसी तरीके से पाकिस्तान से लेके मिडल ईस्ट, इजिप्ट तक, यमन तक ये तीसरा खाता है। मैंने ये कहा था कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सदर्न फ्रंट, ये नाटो का और अमेरिका का कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी का सदर्न फ्रंट है। इसको प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका इस वक़्त उनके पास ये है कि इस पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज़ रखें। तो ये डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो है आपने देखी है मिडिल ईस्ट में भी, वहाँ पर भी स्प्रिंग्स आए हैं। आपने डिस्टेबलाइजेशन यूक्रेन में, क्राइमिया में भी देखी है, क्योंकि ये रशिया को अर्क करते रहे थे। तुर्की में भी इन्होंने कोशिश की थी रिजीम चेंज की। वो नहीं ईरान हो के सकता। साथ ये एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है पूरे मिडिल ईस्ट में। ईरान भी इनके साथ अपनी जुग्राफियाई हदूद से बाहर निकल के एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। खासकर हिज़्बुल्लाह और हमास की वजह से अब हाउथीज़ भी उस बीच में एंटर हो गए हैं। सीरिया की प्रोटेक्शन में ईरानियंस बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं। इराक में जो अमेरिका ने स्पेस छोड़ी थी उसमें ईरानियंस घुसे हुए हैं। तो और ये पाकिस्तान के साथ भी कुछ ना कुछ इनके डिस्प्यूट्स बहुत अरसे से चल रहे हैं, छोटे-छोटे होते रहते थे। तो ये एक पूरा ट्रायंगल है जो कि जिसको कि डिस्टेबलाइज़ रखा जाएगा। हुआ ये है कि चाइना बहुत तेज़ी के साथ तरक्की कर गया। उनके बीआरआई प्रोजेक्ट्स बहुत आगे निकल गए। पाकिस्तान से भी उनकी कोऑपरेशन, ईरान से भी कोऑपरेशन। सो नाउ एक टूल ये था कि इस इलाके को फर्दर डिस्टेबलाइज़ किया जाए, ताकि जो चाइना की मुआशी यलगार है बीआरआई के साथ, और अपना जो उनके पास बहुत ज़्यादा करेंसी उनके पास बहुत ज़्यादा है, वो इन्वेस्टमेंट हर जगह कर सकते हैं। अफ्रीका में वो घुस चुके हैं। तो बीच में ये जो ब्रिज है, ओवरलैंड ब्रिज, इसको हर सूरत में ब्लॉक किया जाए। ये तो है ग्लोबल स्ट्रैटेजी नाटो की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। उसके अंदर ही फिर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान आल्सो कम इन, बिकॉज़ हम तो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ नहीं बना सकते। वी हैव टू वर्क विदिन द फ्रेमवर्क ऑफ ग्रेट पावर राइवलरी। उसी में हमें जगह ढूँढनी होती हैं और आगे बढ़ना होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। ये था
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अब वक्त आ गया है कि हमें इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहिए, और एक हाइपोथेसिस था द एंड ऑफ जियो स्ट्रेटजी, कि इस हाँ। जियो स्ट्रेटजी को अगर खत्म करना है तो वी हैव टू बी पार्ट ऑफ अ राइजिंग एशिया, जिसमें हम्म, पाकिस्तान, चाइना, चाइना, बाद में रशिया भी आ जाए, टर्की है, ईरान है, हम ये अफगानिस्तान। अपना एक प्रेजेंट बनाए, क्योंकि ये हम्म, वो रीजन है, यू विल बी सरप्राइज्ड अभी जो मैं कहने लगा हूँ, दुनिया की सबसे ज़्यादा मुसलमान पॉपुलेशन इस एरिया में है, मिडल ईस्ट में नहीं है। सही बात। इसका थोड़ी-सी इंक्लिनेशन महातिर मोहम्मद साहब के साथ मीटिंग्स में इमरान खान ने भी शो की थी कि हम ये कर सकते हैं। तो ये सारी उसी डायनामिक्स से जो उसी से उसी से सारे लोग अलर्ट हैं हो गए ना फिर। चलते चले जा रहे हैं। एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, बहुत अहम है आज की डिस्कशन के हवाले से, कि जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, इस पे हमारी एक ट्रीटी है ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ भी है, और वो है क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की। हम्म, हदूद मुकर्रर है 20 किलोमीटर की, इसके इसी के लगभग, जिसमें लोकल राहदारी पे ईरानियंस आके अपनी फैमिलीज़ को बलूचिस्तान में मिल सकते हैं, उस महदूद राहदारी के अंदर, और जो ठीक। पाकिस्तानी हैं वो ईरान में जा सकते हैं, क्योंकि इनकी इंटर मैरेजेज़ हुई हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ईरानियन साइड पे जो लोग हैं ज़्यादातर, वो बलोच हैं हम्म, एंड सुन्नी हैं। अच्छा, कुछ आप हैरान होंगे, कुछ कुर्द भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और ईरान में भी हैं, और ईरान जो है कुर्दों की वजह से बड़ा ख़ाइफ़ है। अभी नहीं, बहुत अरसे से इसी हम्म, तरीके से कुर्द जो हैं वो टर्की में भी हैं, और उनका टर्की के साथ भी मसला चलता रहता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी एक कुर्द थे। तो ये डायनामिक्स भी बीच में चलती हैं। वो भी अब है। क्योंकि ये एक, सुन्नी है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, अगर आप नक्शे पे देखें, यहाँ पर हम्म, ईरानियन गवर्नमेंट की रिट इतनी ज़्यादा नहीं है पहाड़ों के अंदर। पहाड़ों में थ्रू आउट हाइडआउट्स बनी हुई हैं, वहाँ पर ड्रग स्मगलर्स भी बैठते हैं, गन रनिंग वाले भी बैठते हैं। अफ़गानिस्तान से जितनी हेरोइन और ड्रग्स बनती थी, वो वो इसी रूट पे जाते ईरानियन टेरिटरी में जाती थी, वहाँ से ईरानियन पोर्ट्स के रास्ते पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होते थे। और ये जो थे। स्मगलर्स हैं, जैसे आप समझ लें पुराने ज़माने में सिल्क रूट पे ट्रेडर्स थे, इनके दोनों तरफ रवाबत है, और ये अपनी डायनामिक्स भी साथ लेके चलते हैं। हथियारों की ठीक है। सलाख़त फरावानी है। Iranians have very little writ. Pakistan has more writ in its territories than Iran has. ठीक है। तो ठीक है। हमने ये भी देखा कि ईरानियों के जैसे मीर जावेद सरावान है, यहाँ पर बड़े-बड़े किले थे इनकलाबी पुराने वाले गार्ड्स, हैं। इनको अटैक करके मस्मार कर दिया हुआ था इन लोगों ने। हम्म, अभी नहीं, आज से 30 बरस पहले, 40 बरस पहले भी। तो ये सोच बड़े अरसे से चल रही थी। ठीक है। अच्छा, आपने एक ट्रीटी का जिक्र किया, एक और भी मुआहदा है जिसमें हम उसका हिस्सा हैं, और उसको कहते हैं CTF 150। अब ये जो CTF 150 है, साइमन साहब, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है कि ये मल्टीनेशनल एक कोलिशन है नेवल टास्क फोर्स की और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये बनाया गया था, जिसमें 34 ममालिक हैं, और इसमें पाकिस्तान जो है वो इसका हिस्सा है। और रेड सी में इसकी पेट्रोलिंग के लिए पाकिस्तान जो है वो बाउंड है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जब ये पाकिस्तान के ऊपर ये पिछले दिनों में बड़ा डिस्प्लेजर भी शो किया गया था पाकिस्तान के अंदर से भी, कि जी पाकिस्तान कैसे इसमें जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो मिसाइल अटैक हुआ है, इसकी वजह से अब ये आसान हो जाएगा पाकिस्तान के लिए कि वो CTF के, बीइंग मेंबर ऑफ CTF, वो अब वहाँ पे रेड सी वगैरह में जाके पेट्रोलिंग भी कर सके, और इसी मिसाइल के हमले के बाद मुख्तलिफ चीजें करवाना पाकिस्तान से आसान हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? दो दिस में एग्जिस्ट, आई डोंट एग्री विद इट एट ऑल। हमें ईरान के साथ एस्केलेशन नहीं करनी चाहिए। डिप्लोमेसी को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे, और जो हो गया, पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट का जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने बहुत ज़ख्म खाए हैं। मैं यहाँ पर वो मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोई बात अगर हो जाएगी, तो वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का सबब ना बन जाए। लेकिन जो ठीक। हमारे सिक्योरिटी के हल्के हैं, हमारे जो दाना लोग हैं, मुफक्कर हैं, उन सबको पता है कि हमने कितने ज़ख्म खाए हुए हैं। लेकिन अब भी रियासत इस्लामी के लिए, एक इस्लामी उम्मा के लिए, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे गिरदो नवाब हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ बुरे
ताल्लुकात हों, इस एस्केलेशन को इसी पॉइंट पे नेगोशिएशंस का डिप्लोमेसी कर के लेना साथ चाहिए। खत्म करना चाहिए। और जो पाकिस्तान को शकूक हैं ईरानियंस के ऊपर, स्पेशली ईरानियन रिलेशंस विद इंडिया, इनके ऊपर उनके साथ दो टोक बात करनी चाहिए और एक कॉमन स्पेस के ऊपर आके फिर हम अपना ताल्लुकात को लेकिन चलाएं और अपनी लेकिन जो उनके सिक्योरिटी उनके उनके जो कंसर्न्स हैं मुख्तलिफ इंडिया के भी हवाले से, और वो भी बात करता हूँ, लेकिन ये जो बल्कि मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ, ये देखें कि ये मुर्तज़ा हुसैन जो इंटरसेप्ट के हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जनाब ये जो मामलात हैं इनका एक बैकग्राउंड भी है, और वो बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने कहा कि बैकग्राउंड टू मर्की ईरान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट इन बलोचिस्तान दैट समहाउ इज alleged टू इन्वॉल्व मुसाद। मुसाद का भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक रोल रहा है। इन 2012 फॉरेन पॉलिसी जो मैगजीन, आपको मालूम है कितना ये बड़ा मैगजीन है, पब्लिश्ड a report citing CIA memos claiming Mossad was recruiting Sunni jihadists in Balochistan carrying out terrorist attacks in Iran। अब ये जो है ये उन्होंने साथ उसको टैग भी किया हुआ है फॉल्स फ्लैग के नाम से, और इसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा हुआ है कि सीरीज ऑफ CIA मेमोज जो है वो उन्होंने उनको कोट किया है और कहा है कि जी वो डिस्क्राइब करती हैं हाउ इजरायली मुसाइड एजेंट्स पोज्ड एज अमेरिकन स्पाइज टू रिक्रूट मेंबर्स ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुंदुल्ला टू फाइट देयर कोवर्ट वॉर अगेंस्ट ईरान। अब ये जो सूरत हाल है इसमें अब उनका भी एक कंसर्न तो है ना पाकिस्तान में कि जी पाकिस्तान ने जो है वो मुसाड को इजाजत दी है कि वो ऑपरेट करे विद इन पाकिस्तान। अब ये रिपोर्टेडली पहली फॉरेन बात तो पॉलिसी ये कह रहा है कि पहली बात तो यह है कि कोई मुल्क भी किसी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी को अपने मुल्क में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ज़रूर होती है, दुनिया के तमाम ममालिक में होती है। है। ठीक उसका किसी मुल्क की हकमियत से या सॉवरेनिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। और पाकिस्तान ठीक मोसाद को इजाज़त दे देगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, जासूसी के ऑपरेशंस होते हैं। मैं ये नहीं ठीक कहता कि पाकिस्तान में मोसाद के एजेंट्स मौजूद नहीं होंगे, ज़रूर मौजूद हुए होंगे, क्योंकि मोसाद का यही काम है। इसी तरह पाकिस्तान के एजेंट्स इज़राइल में भी होंगे। तो ये कह देना कि हाँ, ये जो एस्केलेशन हुई है बज़ाहिर, वो सुलेमानी साहब के मज़ार के ऊपर जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, जो भी हुआ है, 100 हाँ से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर। उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वो मोसाद ने कराया है, यूजिंग सुन्नी डिसिडेंट्स। सुन्नी, ये लफ्ज़ रिसेंटली सुन्नी मिलिटेंट्स आ गया है, लेकिन हाँ पहले भी पहले थे। लफ्ज़ इस्तेमाल होता था वो सुन्नी डिसिडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो ठीक ज़रूर ठीक उनकी सुन्नी डिसिडेंट्स में पेनिट्रेशन होगी, उसकी वजह है। बहुत ज़्यादा ताने-बाने मिलते हैं, कुर्द्स के मिलते हैं, मिडल ईस्ट से मिलते हैं। आप देखें कि मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक में, दुबई में, बाकी चीज़ें, कितना ज़्यादा ईरानियन इन्फ्लुएंस है, रेस्टोरेंट ये हम्म। वो। इनके क्रॉसिंग होती थी बहुत ज़्यादा। तो इसको लिंक कर देना स्टेट लेवल पे कि इस तरीके से किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो गलत है। ठीक है। एक एक ठीक स्ट्रैटेजिक फहाशी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप जरा थोड़ा सा वॉर गेमिंग इन्होंने जो की होगी उसका जरा थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि उनके जरा माइंड को रीड करते हुए, आप क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट हैं माशाल्लाह, आपने तो क्लॉजेट्स को भी पढ़ा हुआ है और पता नहीं किस किस को पढ़ा हुआ है, ये मुझे बताएं कि जब इन्होंने सिचुएशन पूरी की पूरी वॉर गेमिंग की होगी, उन्होंने देखा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब एक सेन माइंड जो है वो जब देखता है कि भाई उधर से आपका पंगा जो है वो आपने उसी दिन अटैक किया है इराक पे, उसी दिन आपने अटैक किया है सीरिया पे, उससे पहले आप इसराइल के साथ आपका हर वक्त पंगा रहता है, मिडिल ईस्ट में आपके साथ इर्द गिर्द सारे बेसिस बने हुए हैं, दुश्मन है आपके खड़े हुए, एक और आप जो फ्रंट है उसको भी खोल रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ है, वो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है। तो ये इन्होंने अटैक किया क्यों है? क्यों नहीं इन्होंने जो मैकेनिज्म म्यूचुअल थे, बायलैटरल थे, उनको यूटिलाइज किया? फिर उसके बाद इन्होंने अपोलोजाइज क्यों नहीं किया? क्यों, मतलब इन्होंने क्या मिसकैलकुलेट किया है, अंडर एस्टिमेट किया पाकिस्तान को? क्यों इन्होंने देखें, ये वॉर गेमिंग इन्होंने जो की होगी जरा बताएं ना इस क्यों की? इसमें या तो मिस कैलकुलेशन थी या स्ट्रैटेजिक सरप्राइज़ का एलिमेंट था। किस लिए? ईरानियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, हाँ। मिनिस्टर मिल रहा है, ठीक है? पाकिस्तान की डेलीगेशन ईरान में गई हुई है, ईरान की डेलीगेशन पाकिस्तान में आई हुई है। मैरिटाइम सिक्योरिटी के ऊपर हमारी जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उसके दरमियान में अचानक ये हो जाता है। तो इसको आप सरप्राइज़ का एलिमेंट भी कह सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में
ये सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है। ये एक स्पॉइलर की गेम प्ले की है इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने। दे हैव क्या सवाल ये कर रहे हो? व्हाट डिड दे मिलिट्री अचीव? कमांड के ज़मरे में नहीं आते। इन्होंने और मोस्ट प्रोबेबली आई सस्पेक्ट के Iranian revolutionary guards are also penetrated by hostile intelligence agencies. तो ईरान को जो है ना इस एलिमेंट पे देखना पड़ेगा कि किस हद तक उनकी पेनिट्रेशन हो चुकी है, और ये पेनिट्रेशन होती है ममालिक में, इंटेलिजेंस एजेंसीज का यही काम होता है। लेकिन इस हद तक पेनिट्रेशन हो जाए कि वो मुल्क के जो बड़े बड़े हम्म। फैसले हैं उस पर असरअंदाज होना शुरू हो जाए, तो तब ये जो है ना ये एक ये बहुत बड़ी ये आपने ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि इसी से तो बचने के लिए उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बनाए थे कि इसमें इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके बाकी एजेंसीज की, क्योंकि जो आर्मी वगैरह है उसमें तो हो जाती है इजीली, लेकिन ये इन्होंने इसलिए बनाए थे। अगर इसमें भी ये हो गई है तो फिर आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। बिल्कुल हो जाती है। आप अफ़गानिस्तान का केस ले लें ना, अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, जब अफ़गान जहाज़ चला, उसके बाद तालिबान का दौर आया, आप और मैं ही बातें करते रहे हैं, मैं लिखता भी रहा हूँ, उन हॉस्टाइल एजेंसीज़ की पेनिट्रेशन उनमें थी। उसामा बिन लादेन को थ्रू आउट सीआईए ने मैनिपुलेट किया था। उसकी सो कॉल्ड डेथ तक ही वाज़ मैनिपुलेटेड बाय सीआईए। अगर आप वो एक इंटरव्यू था बड़ा ज़बरदस्त दिया ज़मीर अकरम साहब ने, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हुए हैं, हेग में भी रहे हुए हैं। उन्होंने तो डिप्लोमैटिक ज़ुबान में कह दिया था कि वो किनके बंदे थे। तो पेनिट्रेशन तो होती है, और कई दफ़ा इतनी पेनिट्रेशन होती है कि फॉर कंट्रीज़ इट बिकम्स अ लायबिलिटी, मजबूरी बन जाती है। दे हैव टू गेट अलोंग, वरना पूरा गेम प्लान अपसेट हो जाता है। स्टेटक्राफ्ट तो में इस सच तो आता इसमें नहीं। इसमें इसमें साइंस साहब ये बताएं कि क्या देखें ना, ये अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें, इसको इसकी बैलेंस शीट देखें कि हमने क्या अचीव किया और क्या हमने लूज किया, तो उस लिहाज से तो देखा जाए कि पाकिस्तान को एज ए स्ट्रेटेजिक एलाई ईरान ने लूज कर दिया है, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। जो कि उनको हर जगह पे सपोर्ट भी करता था, वो भी करते थे हमें, लेकिन अब पाकिस्तान जो है उस तरह शायद सपोर्ट नहीं कर सकेगा। तो ये उनके लिए भी लॉस है, हमारे लिए भी लॉस है। और क्या ये इनको पता नहीं था कि इस तरह हम पाकिस्तान की जो सपोर्ट है और खित्ते में जितनी उनको जरूरत है पाकिस्तान की, और कम से कम इतना ही सही कि एक फ्रंट जो था वो उनके लिए मैं एक्टिव मैं नहीं था। उनकी मैं उनकी मिसकैलकुलेशन की बुनियाद बता सकता हूँ। मिलिट्री हाँ। माइंड इस तरह सोचता है। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हम्म। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस का माहौल बनाया जा रहा है, वो किसी से ढका-छुपा नहीं है। किसी एक पार्टी के ऊपर जो है वो सारा कहर जो है वो नाज़िल हुआ है। ये सारी चीज़ें ना हम्म। उन्होंने सोशियोलॉजी के फैक्टर में आके, सोशल फैक्टर में आके ये भी कैलकुलेशन की होगी हम्म। कि अगर हम ये करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम अपनी मसल्ह अफ़वाज के साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन हम्म। पाकिस्तानी एक नेशन है जिसको हमेशा हाँ। एक स्पार्क चाहिए होता है। जब उसको वो स्पार्क मिल जाए तो हम्म। वो सब कुछ भूल जाती है और मुत्तहद होके, एक होके एक जगह पे खड़ी हो जाती है। इस इंस्टेंट में भी इसका वही इफ़ेक्ट हुआ है पाकिस्तान दैट इज भारत। हाउ इट शुड बी, दैट इज हाउ इट शुड बी। लेकिन एक चीज मुझे बताएं। अच्छा। एक और मिसकैलकुलेशन जी। अ, उनसे ये हुई कि उनका अमल दखल पाकिस्तान में बहुत कम हो गया। अगर आप याद करें जनरल रहील शरीफ के ज़माने में, जब कराची को और एमक्यूएम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया था। मुझे खुद बहुत मोतबर लोगों ने, क्योंकि मेरी उनसे डिस्कशन होती थी, मैं लिखता था, मुझे बुलाते थे, मेरे व्यूज़ लेते होते थे। इनपुट्स मैंने कभी किसी से नहीं ली कि आप मुझे खबर दें और मैं उस पे आर्टिकल लिखूँ। मेरा जो स्टेचर है वो ये है कि लोग मुझे कंसल्ट करते हैं व्यूज़ लेने के लिए। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि 30 से ज़्यादा होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कराची और क्वेटा का खत ड्रॉ कर दें एक लाइन, तो ईरान के बॉर्डर की साइड की तरफ इंक्लूडिंग कराची एंड हैदराबाद 30 से ज़्यादा होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ममालिक की पाकिस्तान में काम कर रही थी। उसमें ज़ाहिर है सीआईए तो था, ब्रिटिश हाँ। इंटेलिजेंस तो थी, तीसरे नंबर पे इरानियंस आते थे। हम्म। तो इनकी कमर तोड़ दी गई थी उस वक़्त। तो इस वक़्त इनका पेनिट्रेशन उतना तो नहीं है।
ठीक है। अब पाकिस्तान। इसी से जुड़ा हुआ सवाल जो है, वो ये है कि थोड़ा-सा, क्योंकि अब हम आखिरी हिस्से में आ रहे हैं, तो मुझे ये बताएँ कि ये पूरी का पूरा जो क्राइसिस है, ये कैसे पैन आउट करेगा? जिस तरह अभी आपने इशारा भी किया कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो काम कर रही होती हैं। मैं अब क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो इनसाइट भी है और फोरसाइट भी है। तो मैं कम से कम जो फोरसी कर रहा हूँ, उसमें मुझे ये लगता है जो एस्केलेशन लैडर है, वो ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, लेकिन ईरान रिटेलिएट तो नहीं करेगा मेरी मेरी नज़र में। लेकिन वो अभी देखें, ये जो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं इंडिया के साथ, और अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर की दूसरी मीटिंग्स होने वाली है विद इन अ वीक, और फिर उनके जो उनके रहबर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इंडिया जा रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इससे ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान में जो ट्रिगर करने वाली जो चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा उनके लिए जो इम्पोर्टेंट होगी, वो सेक्टेरियन स्ट्राइफ है। तो समझते हैं कि वो रिटेलिएट तो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इंडिया के साथ मिलके खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को इंटरनली जो है वो स्ट्राइफ की तरफ लेके जा सकते हैं, सेक्टेरियन स्ट्राइफ। इसका जो स्ट्रेटेजिक फॉल आउट है वो ये है, पहला तो फॉल आउट ये है कि इंडिया जो हिस्सा है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का, अमेरिका, बर्तानिया, बाकी ममालिक के साथ मिलके इंडिया उनकी प्लानिंग पे नहीं चलेगा। इंडिया विल अडॉप्ट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और वो ईरान की सूरत में बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक, इंडिया हर वो काम करेगा ईरान के साथ मिलके जिसके साथ पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है। अब इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी अपनी पिंगें बढ़ाएगा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक आइलैंड ऑफ इंस्टेबिलिटी बन जाए। आज से 15 बरस पहले हम एक पिवट स्टेट थे, हाँ, इस वक्त हम नहज पे खड़े हैं एक आइलैंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। हमें ईरान के साथ अपने ताल्लुकात फौरी तौर पे हुँ, टेंशन्स को स्केल डाउन करके रादराना करने होंगे। आई होप ईरानियंस हैव आल्सो लर्न्ड द लेसन। दूसरा ये हाँ, है कि ईरानी इकोनॉमी का पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में बहुत असर रसूख है। आपको पता है हम उनसे बिजली लेते हैं, उधर से बिल्कुल। फ्रूट्स आते हैं, खाने का डीज़ल भी आता है। हुँ, कोयटा से, कराची से, पंजाब से चीज़ें पहुँचना बहुत महँगी और मुश्किल है। ईरान से हुँ, हुँ, एकदम आ जाती है तेज़ी के साथ। हुँ, फ्यूल्स भी हैं वहाँ पर इस्तेमाल होते। हुँ, स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग इन बलोचिस्तान इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ सस्टेनेंस, ये सब कुछ है। तो हम वी कैन नॉट ट्रीट ईरान लाइक वी ट्रीट इंडिया। उनके साथ ट्रेड बंद है सब। हुँ। हर चीज़ हमने जल्द अज़ जल्द ईरान के साथ अपनी बहाल करनी है, और ये काम होगा डिप्लोमैटिकली। ये हुँ। हुकूमतों को करना पड़ेगा, फॉरेन ऑफिस को इसमें करना इसमें इसमें मीडिएशन का रोल भी कोई आप देख रहे हैं चाइना की तरफ से या बिल्कुल। किसी और इसमें मीडिएशन का रोल रोल जो है वो एक तो हमारे ब्रदर मुल्क है जिसके मतलब हम कहा करते थे कि हमारी दोस्ती जो हिमालय से ज़्यादा समुद्र से हुँ, गहरी है। उनकी इंटरवेंशन इसमें बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, हुँ, टर्की कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आल्सो, क्योंकि टर्की को भी थोड़े से इश्यूज़ हैं ईरान के साथ, लेकिन हुँ, वो उनको बैक बर्नर पे रखते हैं। टर्की कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ, एंड इस तरीके से हमने बैलेंस लेके आना अपनी फॉरेन पॉलिसी और रिलेशंस के अंदर। ये ठीक है। नहीं अच्छा, करना इसमें एक ही पलड़े में हुँ, पड़ जाएँ। ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है, और इसका एक और जवाब है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जी प्लीज़। जब पाक गॉडलेस कम्युनिज़्म ऊपर आया, तो हुँ, अय्यूब खान की हुकूमत को जिला मिली, ठीक है ना? जी, अमेरिकन अप्रूवल मिला था ना उनको, बेशक। गॉडलेस कम्यू और हम सीटो सेंटो में गए और रशिया के खिलाफ खड़े हो गए एक स्टेट, और वो सारा अफ़गानिस्तान से भी हमारे ताल्लुकात इवॉल्व नहीं हो सके थे, चाइना से भी नहीं हुए थे। हुँ, आपको हुँ, ये भी याद होगा कि चाइना इंडिया वॉर जो हुई थी उसमें हमने इंडिया को सपोर्ट किया था। अय्यूब खान एट हुँ, जस्ट बिफोर दैट हैड ऑफर्ड देम अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट आल्सो। हाँ, फिर जब वो एक हर हर एक की एक लाइफ होती है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर की भी एक लाइफ होती है। अय्यूब खान हुँ, साहब का वक़्त ख़त्म हुआ, वक़्त गुज़र गया, पाकिस्तान टूटा, ज़िया-उल हक साहब आए। अफ़गानिस्तान की में सोवियत यूनियन की शोरिश की वजह से ज़िया-उल हक को हुँ, लीज़ ऑफ लाइफ मिली 11 वर्ष के लिए। मुशर्रफ साहब आए, और उस लीज़ ऑफ लाइफ में पाकिस्तान में क्लाशनकोव, हेरोइन
और अफगान पॉपुलेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ गई, जिसके इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म अब भी मौजूद है। मुशर्रफ साहब आए तो वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो ईरान के साथ हमारी इंस्टेबिलिटी हुई है, ये किसी और तरफ चल पड़े। हुँ। देयरफॉर इट हैज़ टू नहीं, एंड इमीडिएटली। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो हमारा इंटरनल डिस्कॉर्ड है, उसको भी ज़रा देखा जाए, क्योंकि देखिए ना इस वक़्त जो एज़ वी स्पीक द पार्लियामेंट इज़ नॉट ऑपरेशनल। हमारी जो पार्लियामेंट है इस वक़्त बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। हमारी जो जुडिशरी है वो भी फंक्शनल नहीं है, वो तो बल्कि पता नहीं उसके क्या हालात हैं, आपको पता ही है। फिर आप देखें कि हमारी जो कमज़ोरी है वो उसकी वजह से नेबरिंग कंट्रीज़ को ये शय मिल रही है, मिसाइल आ रहे हैं हमारे अंदर। हमारा जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, वो अंडर अटैक है इस वक़्त, उसके ऊपर कोई ज़बरदस्त किस्म का क्रैकडाउन है। इमरान खान जो इस वक़्त सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, वो जेल के अंदर है। तो ये जो इंटरनल डिस्कॉर्ड है, ये आप देखते नहीं है कि ये जो पहले जो रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसकी पूरी एक फ़ॉलो अप हो रहा है। लेकिन तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। अगर तो इस वक़्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल है और जिस तरीके से पाकिस्तान को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, आइन की वायलेशंस भी हो रही हैं। सबसे ज़्यादा आर्टिकल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वायलेट हो रही है। इलेक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट है। केपीके पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिए गए, तकरीबन साल होने को है, ठीक है? फिर नेशनल इलेक्शंस भी 60 से 90 दिन के दरमियान होने चाहिए थे, वो टेकिंग कहाँ से डिफरेंट कहाँ चले गए। उनको भी बहुत वक़्त गुज़र गया है। तो आइन की तो पामाली हो रही है, रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, रूल ऑफ फोर्स है पाकिस्तान में इस वक़्त। अगर इन्हीं फोर्सेस को जला मिली, सस्टेनेंस मिली इस क्राइसिस की वजह से, हुँ, पाकिस्तान इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अ डिज़ास्टर। प्लीज़ नोट द डेट एंड हुँ, टाइम। अल्लाह खैर पाकिस्तान करेगा। अपनी कौम बर्दाश्त नहीं करेगी चौथी दफ़ा इस किस्म के हालात, क्योंकि हुँ, अवेकनिंग बहुत ज़्यादा आ गई है। आप उसको अवेकनिंग कहें, आप उसको पोलराइज़ेशन कहें। पोलराइज़ेशन हुँ, अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इनर्शिया। एक तरफ इनर्शिया की फोर्सेस हैं, डेकाडेंस की फोर्सेस हैं, दूसरी तरफ जिद्दत की फोर्सेस हैं। तो इट कुड बिकम वेरी बिग क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, देयरफॉर इट इज़ utterly important कि हुँ, इसको कंट्रोल किया जाए। अगर हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे, इसको मज़ीद एस्केलेट करेंगे, तो पाकिस्तान के हालात जो है ना खराब होंगे। पाकिस्तान इसके स्पिन ऑफ से नहीं बचेगा। इसमें दुनिया की जो बड़ी पावर्स हैं वो इंटरवीन करना शुरू करेगी। उन्हें एक हैप्पी हुँ, बैटल ग्राउंड मिल जाएगा पाकिस्तान में अगेंस्ट ईरान। तो मोसाद भी आ एब्सोल्युटली। जाएगी, सीआईए भी आ जाएगी, एमआई भी आ जाएगी यूनाइटेड किंगडम की 5 और 6, और ये कतरी इंटेलिजेंस भी इतनी एक्टिव थी पाकिस्तान में, सऊदी हाँ, इंटेलिजेंस भी एक्टिव थी। ये छोटे-छोटे ममालिक जिनको हम कुछ समझते ही नहीं थे। हमने अपनी हुँ, आँखों में देखा, ख़ैमों में रहते थे किसी ज़माने में। इनकी एजेंसीज़ वर ऑल वेरी एक्टिव इन पाकिस्तान। दे विल वन्स अगेन बिकम वेरी एक्टिव इन बलूचिस्तान, और ये तहस-नहस करेंगे पाकिस्तान की। हमने इससे बचना, हमने पाकिस्तान को किससे मुत्तहद बचना है? रखना। वी हैव टू ठीक। ब्रिंग सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू बलूचिस्तान। मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए एब्सोल्युटली। बलूचिस्तान ट्रेजेडी ट्रेजेडी थी कि जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली है तो 2 बलूचिस्तान थे हमारे पास। एक ब्रिटिश हुँ, बलूचिस्तान था, जो कॉलोनियलिज़्म का ऑफशूट था ना, रेलवे लाइन गुज़रती हाँ, थी, हाँ, कोटा, सिब्बी से उधर। एक था जो कि बिल्कुल नेग्लेक्टेड था, द ओल्ड बलूचिस्तान, कलात, कोल्लू, नाल, पंजगूर, ये सारे इलाके, केच, हुँ, हम इनको इकट्ठा नहीं कर सके। हम हुँ, इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक लेवल पे नहीं ला सके, इनकी नहीं ला डेवलपमेंट, सकते। एजुकेशन, फैसिलिटीज़ को एक ला हालाँकि पॉपुलेशन बहुत कम। पाकिस्तान को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी बलूचिस्तान के लिए, और बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सरमाया है ना, इट्स दैट हिडन हुँ, ज्यूल ऑफ पाकिस्तान। अगले सही बात है। 50 आगे साल पाकिस्तान को बलूचिस्तान ही चलाएगा, ये मैं आपको बता दूँ। इतने इंशाल्लाह, ज़्यादा इंशाल्लाह, ज़मीन है इनके पास और पोटेंशियल है। इंश इंशाल्लाह शायद इसी वजह से जो लोग हैं वो इनको याद आई हुई है पाकिस्तान की और डिस्टेबलाइज़ भी किया जा रहा है। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि ये जो सूरत-ए-हाल आप देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस सूरत-ए-हाल की बुनियाद पे पाकिस्तान में इमरजेंसी जो है वो नाफ़िज़ की जा सकती है और उसकी बुनियाद पे इलेक्शंस जो हैं वो पोस्टपोन हो सकते हैं? यस, देखें, यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, इंट्रिगिंग क्वेश्चन है।
अगर हम हाइपोथेसाइज करें तो वन ऑफ द हाइपोथेसिस इज दिस कि ये सब कुछ हो सकता है। दूसरा हाइपोथेसिस होगा कि ये नहीं होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी नाफिज की गई और ये सब कुछ किया गया, तो जो मैं पहले बात कर रहा था, वो इजी हो जाता फ्लाइट इनटू डेंजर, रिचर्ड बार्क की किताब है ना, फ्लाइट इनटू डेंजर, देन यू आर गोइंग रडरलेस इनटू अ डार्क स्पेस, है। नो कंट्रोल्स। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया साइमन साहब, आपका बड़े दिनों के बाद आपसे एक जबरदस्त किस्म के एज एवर आपको पता, आपने और मैंने एक स्लोगन भी बनाया था, जबरदस्त जबरदस्त पाकिस्तान, पाकिस्तान। जबरदस्त पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच साइमन साहब, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।